ये मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, इन एसोसिएशन विद जेके टायर, टोटल कंट्रोल। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज संसद में शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में कोई काम नहीं हो पाया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों को बड़े सख्त तेवर दिखाए और कहा कि संसद ड्रामा करने की जगह नहीं है, बल्कि डिलीवर करने की जगह है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष का मजाक भी उड़ाया और कहा कि अगर विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो फिर प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को कुछ टिप्स देने के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री हर बार इससे पहले विपक्ष के समर्थन और आम सहमति की बात किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल अलग बात की है। और आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इसी राजनीतिक संदेश को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दिखाएंगे। इस एफआईआर में लिखा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों पर किराएदार भी नकली थे और अखबार में नकली विज्ञापन लिए जा रहे थे और प्रोटेक्शन मनी का पैसा विज्ञापन के रूप में लिया जा रहा था। ये जो एफआईआर है आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इस एफआईआर में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हैं। तो आज आप इंतजार कीजिएगा, ये एफआईआर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और आखिर में आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की शादी में लेकर चलेंगे, जिन्होंने 62 साल की उम्र में 46 साल की अपनी पार्टनर के साथ शादी कर ली है। वो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शादी की है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के सख्त तेवर दिखाएंगे। आज संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को कहा कि संसद ड्रामा करने की जगह नहीं है, बल्कि डिलीवर करने की जगह है। अगर विपक्षी नेताओं को नारे ही लगाने हैं तो उन राज्यों में जाकर नारे लगाएं जहां हाल ही में वो चुनाव हारे हैं, या फिर उन राज्यों में लगाएं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। आपने आज कुछ बदलाव महसूस किया होगा। प्रधानमंत्री का यह लहजा सख्ती और आत्मविश्वास का एक मिश्रण है और यह मिश्रण आया है हाल ही में बिहार की ऐतिहासिक जीत से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने
ऐसे विपक्षी नेताओं को एक्सपोज करने की कोशिश की है जो अपने नारे और हंगामे से संसद को हाईजैक कर लेते हैं और फिर सारा कामकाज रोक देते हैं और जनता देखती रह जाती है। और साथ ही ये एक प्रकार की चेतावनी भी है कि अब सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं आएगी, बहुत हो चुका। बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता ने खुद ही विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन को अपना समर्थन नहीं दिया और इसका असर प्रधानमंत्री मोदी के बयान में आज आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं, पूरा देश समझ चुका है कि जनता विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष का मजाक भी उड़ाया और कहा कि अगर विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें तो वो विपक्षी नेताओं को कुछ टिप्स देने के लिए भी तैयार है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां तक कह दिया कि अगर विपक्षी नेताओं को कोई कोचिंग की जरूरत है, कुछ टिप्स लेने हैं, राजनीति कैसे की जानी चाहिए, अगर वो ये सीखना चाहते हैं तो वो ये टिप्स देने के लिए भी तैयार हैं। वो अब विपक्षी नेताओं को कोचिंग देने के लिए तैयार हैं। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कितने ऐसे नेता होंगे विपक्ष में जो प्रधानमंत्री मोदी से राजनीति की कोचिंग लेना चाहते होंगे, क्योंकि हमारा विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें ना तो प्रधानमंत्री से कोई राय लेनी है, ना उनसे कोई कोचिंग लेनी है, ना उनसे कुछ सीखना है और ना ही विपक्ष के नेता हंगामा बंद करने के लिए आज भी तैयार है। सरकार किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। तो आज का शब्द है ड्रामा, और ये ड्रामा शब्द आज पूरे दिन भारत की राजनीति में ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो ड्रामा का मतलब होता है मनोरंजन या समझ लीजिए नाटक, और नाटक, एक्टिंग और मनोरंजन आप कहाँ देखते हैं?
आप एंटरटेनमेंट चैनल्स पर देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं या फिर फिल्मों में देखते हैं जहां पर लोग एक्टिंग करते हैं। लेकिन अब भारत की राजनीति में भी आपको बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा मनोरंजन आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए आज भारत की राजनीति में ये ड्रामा शब्द ट्रेंड कर रहा है। और आप भी चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन ड्रामा कर रहा है। पिछले मॉनसून सत्र में विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा के 240 घंटों में से 161 घंटे और 45 मिनट बर्बाद कर दिए थे, जिससे देश को 242 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब आप सोच लीजिए कि ये जो ड्रामा है ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये ड्रामा है बड़ा महंगा। इस ड्रामे को देखने की जो टिकट पड़ रही है देश को, लगभग 250 करोड़ रुपए की टिकट देकर, इतना पैसा बर्बाद करके तब हमें यह ड्रामा देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव ही नहीं हार रही, बल्कि उनकी और कांग्रेस पार्टी की कानूनी मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस के बारे में तो सुना ही होगा। यह बड़ा पुराना केस है। नेशनल हेराल्ड केस में अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुई इस एफआईआर में। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, ये एफआईआर असल में 3 अक्टूबर को दर्ज हो गई थी, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अब जाकर पता चला है कि 3 अक्टूबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये एफआईआर बहुत गंभीर है। तो उस एफआईआर की कॉपी आज मैं लेकर आया हूं। ये कॉपी है। तो इस एफआईआर में सबसे ऊपर सोनिया गांधी का नाम है, फिर राहुल गांधी का नाम है, फिर श्री सुमन दुबे का नाम है, सैम पित्रोदा का नाम है, यंग इंडियन नाम की कंपनी का नाम है, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम है, फिर श्री सुनील भंडारी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी जिसको हम AJL कहते हैं, उसका नाम है। भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया है। और धाराएं देखिए कौन सी लगी हैं, आपको समझा देते हैं। धारा 420 जिसका मतलब है धोखाधड़ी, धारा 406 मतलब आपराधिक विश्वासघात, धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग और धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र। ये धाराएं लगी हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एफआईआर 3 अक्टूबर 2025 को जो है की गई है और इसमें ये सारे नाम हैं, धाराएं मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, इस एफआईआर में कई और नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो आज पूरे देश को पता चलना चाहिए। वर्ष 2017 और 18 के बीच फर्जी रेंट के जरिए यानी फर्जी किराए के जरिए AJL ने 38.9 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और जिन लोगों या संस्थाओं ने इन बिल्डिंग्स को किराए पर लिया, वो असल में इन संपत्तियों पर कभी किराए पर थे ही नहीं। उन्होंने ये संपत्तियां किराए पर ली ही नहीं। ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बताते थे नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से जो पैसा आ रहा है कि हमने इन्हें किराए पर दिया हुआ है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये संपत्तियां तो किराए पर थी ही नहीं और ना ही कोई रेंट एग्रीमेंट ऐसा जांच में मिला जिसमें ठीक से कोई रेंट एग्रीमेंट किया गया हो। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़कर भी बताता हूं। देखिए, जैसे जो जगह किराए पर ली गई, रेंट एग्रीमेंट में उस जगह का कितना एरिया है, वो कौन सी जगह है, कौन सा मंजिल है। जब आप कोई भी मकान या कोई भी जगह किराए पर लेते हैं तो आप जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें सब चीज़ें लिखते हैं कि मैं इस पूरी बिल्डिंग में इतना एरिया किराए पर ले रहा हूं, उस एरिया का जो किराया होगा वो इतना होगा, प्रति वर्ग फुट रेंट कितना होगा, ये तो आप एग्रीमेंट में लिखेंगे ही। आप में से बहुत सारे लोगों ने किराए पर मकान लिया होगा, किराए पर दफ्तर लिए होंगे, किराए पर गोडाउन लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें ली होंगी। तो जब आप एग्रीमेंट करते हैं मकान मालिक के साथ
तो उस एग्रीमेंट में सब लिखा होता है कि आप कितनी जगह किराए पर ले रहे हैं, उसका किराया कितना होगा, प्रति वर्ग फुट रेंट क्या होगा, और कौन से फ्लोर पर आपने कौन सी जगह ली है, ये भी आप लिखते हैं। फिर आप उसमें ये भी लिखते हैं कि लीज की अवधि क्या है, लीज कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, ये सब चीजें आप लिखेंगे। लेकिन जांच में यह पता चला कि इसमें से ऐसी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं। ईडी का दावा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर फर्जी रेंट के नाम पर एजेएल को पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, यानी पैसा आ रहा था फर्जी दूसरे अकाउंट से और उसे दिखा दिया गया कि यह तो किराया आ रहा है इस संपत्ति का। तो अब मैं आपको देखिए पढ़कर बताता हूं। पहले तो इसमें यह लिखा है, यंग इंडियन रिसीव्ड डोनेशंस contributions to the tune of 18.12 crore from various persons entities during the period of 2017 and 18 which are not found to be genuine। तो देखिए ये इसमें बताया है कि ये जो यंग इंडियन नाम की कंपनी है इसे डोनेशंस मिलते थे और कंट्रीब्यूशंस यानी पैसा लोग जो दान में दे रहे हैं, 18 करोड़ रुपए एक साल में दान में आ गया। लेकिन अब यह पता चला है कि ये सब नकली पैसा था, दान में कुछ नहीं आया। फिर देखिए, एजेएल ऑल्सो कलेक्टेड बोगस एडवांस रेंट टू द ट्यून ऑफ 38.41 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017 और 18। 2017 और 18 के बीच में जो एडवांस रेंट के रूप में 38 करोड़ रुपए एजेएल ने लिए। द रेंट रिसीव्ड वाज फाउंड टू बी फेक एंड एज नो रेंट एग्रीमेंट्स एग्जिस्टेड। On inquiry from concerned entities, it was found out that the money was transferred to AJL on instructions of senior Congress leaders without any actual commercial transaction। जो बड़े कांग्रेस के नेता थे वो लोगों को कहते थे कि इतना पैसा आप ट्रांसफर कर दो और अकाउंट में, और हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे जैसे ये भाड़ा आ रहा है, किराया आ रहा है। फिर इसमें लिखा है कि वर्ष 2017 से 18 के बीच, उस एक साल में, और फिर 2020 से 2021 के बीच एजेएल को विज्ञापन के जरिए 29.45 करोड़ रुपए की कमाई हुई। लगभग 29.5 करोड़ रुपए विज्ञापन के जरिए। इसमें से करीब 16 करोड़ रुपए तो कांग्रेस से ही जुड़े संस्थानों के जरिए आए थे और बाकी करीब 13.5 करोड़ रुपए अन्य संस्थानों से मिले। पैसा देने वाले लोगों से जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें विज्ञापन के नाम पर पैसा देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था। मतलब उन्हें कोई विज्ञापन से मतलब नहीं, उनसे बस इतना कहा गया कि आप इतना पैसा दे दीजिए और इसमें हम ये बताएंगे कि आपने इतने पैसे का विज्ञापन दिया। तो विज्ञापन के नाम पर, मीडिया के नाम पर, उस मीडिया में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लोगों से विज्ञापन के रूप में पैसा लिया जा रहा है और वो सारा प्रोटेक्शन मनी कागजों में दिखाया जाता है कि यह विज्ञापन के जरिए पैसा आया है। अब आप सोच लीजिए कि यह एक ऐसी पार्टी है जिसने मीडिया को कितना बदनाम किया, मीडिया में आने वाले विज्ञापनों को कितना बदनाम किया, और मीडिया की एक दुकान खोलकर यह विज्ञापन के जरिए पैसा कमा रहे थे। और सब कुछ, वो दुकान भी नकली और वो विज्ञापन भी नकली, और किराया का पैसा ले रहे थे, वो किराया भी नकली। ईडी के मुताबिक जब उन्होंने पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया, जिन लोगों ने किराए का पैसा दिया, जहां से जिनके अकाउंट से पैसा आ रहा था, जिन्होंने विज्ञापन दिए, उन लोगों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। तो उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने तो अपने कारोबार को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसा दिया है जी, कि हमें अपना कारोबार करना था, व्यापार करना था, इन सरकार से कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए थे, मदद चाहिए थी, ये हमें बचाकर रखें, उसके जरिए हमें, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन मनी दिया था। अब उस प्रोटेक्शन मनी को आप विज्ञापन कह लीजिए या किराया कह लीजिए, और जो विज्ञापन दिए गए वो किसी खास बिजनेस के लिए नहीं दिए गए थे, बल्कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अक्सर उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए विज्ञापन दिए जाते थे, उसके लिए दिए गए, शुभकामनाएं देने के लिए विज्ञापन दिए जाते थे, उसके लिए दिए गए। और वर्ष 2017 और 18 के बीच यंग इंडियन को, इस कंपनी को 18 करोड़ रुपए डोनेशन से मिले, और ईडी का कहना है कि ये डोनेशंस भी फर्जी निकले। अब देखिए, इसमें लिखा है बोगस रेंट ऑफ 38.9 करोड़, लगभग 39 करोड़ का बोगस रेंट। अब देखिए क्या कहते हैं, नन ऑफ द अबाव पर्सन और एंटिटी हैव ऑक्यूपाइड एनी स्पेस इन एजेएल बिल्डिंग टिल डेट।
Upon being asked to furnish the rent agreement in support of the advance rent paid, they could only provide 1 or 2 letters exchanged between them and AGL which do not contain terms and conditions for lease and license. तो इन लोगों को, सारे किराएदारों को बुलाया ईडी ने पूछताछ के लिए, कहा कि आप ने ये AGL की जो बिल्डिंग्स हैं आपने किराए पर ली हैं, आप किराया दे रहे हैं, आपके यहाँ से पैसा आ रहा है, ज़रा बताइए कि आपने कौन सा मकान किराए पर लिया है, कौन सा फ्लोर किराए पर लिया है। तो फिर ये पता चला कि ये जो लोग थे जो किराया दे रहे थे, उन्होंने सच सच उगल दिया और कहा कि हमने तो कुछ किराए पर लिया ही नहीं है, हम तो ऐसे ही किराए के नाम पर ये पार्टी को इस कंपनी में फंड दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। और फिर बाद में वकीलों के कहने पर इन लोगों ने, जैसे आपको पता ही है कि कुछ रेंट एग्रीमेंट बना लिए होंगे दिखाने के लिए, तो ये कहते हैं ईडी में जब इनकी जांच हुई तो पता चला कि जो एग्रीमेंट इन्होंने दिखाए हैं उनमें बेसिक डिटेल्स भी नहीं है। टोटल एरिया टेकन ऑन रेंट, रेट पर स्क्वायर फीट, फ्लोर एट विच एरिया इज टेकन ऑन रेंट, लीज का पीरियड क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज पीरियड, कुछ नहीं लिखा। And none of them have ever visited the AJL house building in Mumbai and even did not follow up with AJL for either to receive their money back or to occupy the space. तो देखिए कितनी दिलचस्प बात है और आज पूरे देश को ये सुनना चाहिए। ये जो किराएदार हैं, जो AJL कहता है कि हमारे किराएदार हैं और उन्होंने 39 करोड़ रुपए का किराया दिया है एक साल में, किराएदारों से जब पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो वो जहां जो एरिया बताया है, जो बिल्डिंग बताई है, हम तो उस बिल्डिंग में आज तक गए भी नहीं। उन्होंने उस बिल्डिंग में आज तक जाकर भी नहीं देखा कि ये कौन सी बिल्डिंग है, ना उन्होंने कोई उस बिल्डिंग में कोई भी जगह किराए पर ली है और एडवांस रेंट के तौर पर इस कंपनी को पैसा भेज दिया। अब जब आपने पैसा भेज दिया, किराए पर कोई बिल्डिंग ली नहीं, तो आपको अपना पैसा वापस लेना चाहिए था, वापस लेने के लिए भी नहीं आए। अब देखिए, फिर वो कहते हैं AJL also claimed to have received revenue of 29.45 crores from advertisement published in its newspapers. अखबारों में विज्ञापन छापने के बदले में लगभग 29.5 करोड़ रुपए कमाए। और फिर इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि इसमें से लगभग 15.5 करोड़ तो ऐसे थे जो कांग्रेस के ही अलग अलग कांग्रेस से संबंधित संस्थाओं ने दिए थे और लगभग 13.5 करोड़ ऐसे हैं जो दूसरी जगहों से आए हैं। अब जो दूसरी जगहों से विज्ञापन आए हैं, जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर वो देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा दे हैड पेड द अमाउंट ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कांग्रेस लीडर्स एंड सम ऑफ देम इवन डिपोज्ड दैट द मनी वाज पेड टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द कांग्रेस लीडर्स इन द कोर्स ऑफ देयर रेगुलर बिजनेस। ये बहुत गंभीर बात आज मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं और ये बात 2017, 2018, 2020, 2021 तक क्या चल रहा था। एक मीडिया के नाम पर कंपनी चल रही है, एक अखबार चलाया जा रहा है, उस अखबार में लोगों से जबरदस्ती विज्ञापन लिए जा रहे हैं और जब उन लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने विज्ञापन दिए हैं 13.5 करोड़ रुपए के विज्ञापन, तो वो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए था, हमें तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बुलाया और हमने ये पैसा प्रोटेक्शन के लिए दिया है और हमें अपने जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है, उससे प्रोटेक्शन लेना था। उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने विज्ञापन के रूप में इस कंपनी के अंदर ये पैसा ट्रांसफर किया है और ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये कितनी बड़ी बात है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मीडिया को तो इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ी तरीके से उठाना चाहिए क्योंकि इसमें मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पत्रकारों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार का इस्तेमाल किया गया है और सबको बदनाम किया गया है। आज आप सोचिए उस नेशनल हेराल्ड में कितने सारे पत्रकार काम करते होंगे। उस नेशनल हेराल्ड के जितने संपादक हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए, उसके पूरे स्टाफ से, कि सारा पैसा, उनकी तनख्वाहें कहां से आ रही थी और सारा ये जो पैसा है ये रिश्वत का पैसा है, प्रोटेक्शन मनी का पैसा है, नकली किराए का पैसा है और असल में ये प्रोटेक्शन मनी है और ये सब कुछ एक अखबार चलाने के नाम पर हो रहा था। इसलिए ये जो धाराएं लगी हैं
वो तो लगी ही हैं, लेकिन एक और धारा इनके ऊपर लगनी चाहिए और वो ये है कि इस पार्टी ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा, मीडिया को कितना बदनाम किया है। इसलिए मीडिया को तो खास तौर पर इस पार्टी से अपनी नाराजगी जतानी चाहिए कि अखबार खोलने के नाम पर पत्रकारों से कितना बड़ा धोखा ये कर रहे थे। इस देश की जो जनता है, जो ये सोचकर इस अखबार को पढ़ती थी कि ये जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार की स्थापना की थी, उन पाठकों के साथ कितना बड़ा धोखा है। अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है और इसमें सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी आरोपी क्यों बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल हेराल्ड देश का एक बहुत पुराना अखबार है, जिसे आजादी से पहले वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL नाम की एक कंपनी चलाया करती थी। तो आप याद रखिए, नेशनल हेराल्ड का अखबार, इसे AJL नाम की कंपनी चलाती है और शुरुआत से ही इस अखबार और कंपनी पर नेहरू और गांधी परिवार का कब्जा रहा है। वर्ष 2008 में बढ़ते घाटे की वजह से नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया। तो देखिए बाद में क्या हुआ। नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो कांग्रेस का एक प्रचार तंत्र बन गया, उसमें सिर्फ कांग्रेस का प्रचार किया जाता था। अब ऐसे अखबार को कौन पढ़ेगा? जाहिर है लोगों ने इस अखबार को पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कांग्रेस की खबरें होती थी, ये कांग्रेस के लिए प्रचार किया करता था। तो इस अखबार को बढ़ते घाटे की वजह से बंद कर दिया गया। लेकिन जब इस अखबार को बंद किया गया, उस समय तक AJL के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं और आज भी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे और भी देश के कई बड़े बड़े शहरों में इस कंपनी की बिल्डिंग्स हैं और ये सारी बिल्डिंग्स प्राइम लोकेशन पर हैं, जिनकी कीमत हजारों करोड़ में है। और ऐसा कहा जाता है कि इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कांग्रेस की पिछली सरकारों ने बेहद कम दाम पर जमीनें दी थी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थ्रो अवे प्राइसेस पर, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। तो उन्होंने हर शहर में जो प्राइम लोकेशन थी वहां पर मिट्टी के भाव जमीन इस कंपनी को दे दी। और जब अखबार को बंद किया गया तो उस समय AJL पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, क्योंकि इसे चलाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी पैसा दिया करती थी। यह कर्ज AJL को पार्टी फंड से दिया गया था। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद किया गया तो उसके 2 साल बाद 2010 में एक दूसरी कंपनी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन लिमिटेड। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% की हिस्सेदारी है, यानी यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी इन दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। 76% की हिस्सेदारी इनकी है, गांधी परिवार की, जबकि 24% की हिस्सेदारी कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के पास थी। AJL पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए बकाया था। कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को इस लोन की रिकवरी की जिम्मेदारी दी। तो ये जो नई कंपनी आई, इसने कहा कि हम ये लोन जो दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हम इसको रिकवर करेंगे, और उसके बाद इसे 50 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बदले में AJL की 99% शेयर जो है वो यंग इंडियन को मिल गए, यानी AJL को यंग इंडियन नाम की कंपनी को बेच दिया गया और 99% शेयर AJL के यंग इंडियन ने खरीद लिए 50 लाख रुपए में। और इस तरह से सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक बन गई। दिलचस्प बात यह है कि AJL के पास करोड़ों की संपत्ति थी और AJL चाहती तो इस संपत्ति को बेचकर कांग्रेस पार्टी का यह लोन बड़ी आसानी से चुका सकती थी। सोचिए, जिसके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, वो 90 करोड़ रुपए नहीं चुका सकते। वो अगर अपनी संपत्ति, एक संपत्ति भी बेच देते, एक बिल्डिंग भी बेच देते, तो 90 करोड़ रुपए आ जाते और वो कांग्रेस का जितना कर्जा था वो सारा चुका सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद अगले साल 2015 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दिल्ली की एक अदालत से इस केस में जमानत ले ली। यानी इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही आरोपी हैं और दोनों ही इस समय जमानत पर हैं। ईडी की FIR से एक और नया खुलासा हुआ। इससे पता चलता है कि AJL को खरीदने के लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने 50 लाख रुपए भी खुद नहीं दिए थे और इसके लिए यंग इंडियन ने कोलकाता की एक और कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया।
और इस 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को देकर एजेएल को खरीद लिया। और ईडी का दावा है कि ये जो डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी एक शेल कंपनी है, नकली कंपनी है। और शेल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियों से होता है जो फर्जी होती हैं, जो असल में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनाई जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में ईडी ने वर्ष 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई घंटों तक अलग अलग पूछताछ की थी, क्योंकि यही दोनों सबसे बड़े आरोपी हैं। उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इस पूछताछ के विरोध में सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए थे। और ईडी ने ये जो नई एफआईआर दर्ज की है, इसके बाद से अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और ये सारे आरोप गांधी परिवार को परेशान करने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए सब किया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि यह मामला एक प्रकार की डकैती है। कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड में। जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी के एक्ट में लिखा है कि कंप्लेंट उस ऑफिसर द्वारा जो एम्पावर्ड है वही कर सकता है। अब ये बड़ा लैकूना है जिससे एक पूरी इमारत जो बनाई है वो गिर सकती थी। वो निर्णय अभी तक रिजर्व्ड है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस गैप को, उस बेवकूफी को, उस कोई प्रेडिकेट ऑफेंस और कोई एफआईआर न होने को ठीक करने के लिए ये अभी नवंबर दिसंबर में नई एफआईआर दर्ज की गई। ये लोग गए थे कॉशिंग के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना, आप ट्रायल फेस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल फेस करिए। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66 के अनुसार जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो पुलिस सिस्टम से आग्रह करते हैं आप एफआईआर दायर करिए, जो एफआईआर दायर हुई है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा। तो अब फेस करें। और एक बात देश को जानना जरूरी है, जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल किया है उसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 का भी आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये पुराना केस है, इसलिए पुराने पेनल कोड से चलेगा। तो ये सच्चाई है। तो मुझे लगा कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही है उसको हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और उनसे आग्रह करूंगा कि भाषण देने के बजाय जो लूट किया है उसका हिसाब दें। तो अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अखबार चलाती है, मीडिया के नाम पर ये कहती है लोगों से कि हम आपको निष्पक्ष खबरें दिखाएंगे, और फिर रिश्वत लेने के रूप में, विज्ञापनों के रूप में, प्रोटेक्शन मनी के रूप में इस अखबार के जरिए पैसा कमाती है और हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। ये है वो नेशनल हेराल्ड अखबार। बड़ा पुराना अखबार है और आज अखबारों की भी इस केस की वजह से बदनामी जरूर हो रही होगी। कांग्रेस पार्टी पर कॉरपोरेट जगत के लोगों से दबाव बनाकर पैसा लेने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। वर्ष 2022 में आपको याद होगा, येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने ईडी को यह बताया था कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और राजीव गांधी की इस पेंटिंग को मशहूर पेंटर MF हुसैन ने बनाया था। और राणा कपूर का कहना था कि वो ये पेंटिंग नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से कि गांधी परिवार से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए उन्हें ये पेंटिंग खरीद लेनी चाहिए। अगर उन्होंने मुंह मांगे दाम पर ये पेंटिंग खरीद ली गांधी परिवार से तो उनके संबंध गांधी परिवार से अच्छे हो जाएंगे और ऐसा करने पर उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रोटेक्शन उनकी की जाएगी। और बाद में राणा कपूर ने इस लालच में ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीद भी ली थी। राणा कपूर को यस बैंक के घोटाले में ईडी ने वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार को खुश करने के लिए पेंटिंग भी खरीद ली, लेकिन उसके बाद भी वो जेल जाने से बच नहीं पाए क्योंकि तब सरकार तब तक बदल चुकी थी। और उस समय जो हो रहा था
कभी पेंटिंग के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी विज्ञापन के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी अखबारों के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी मीडिया के नाम पर वसूली हो रही है, कभी नकली किराएदार को रखकर दूसरे लोगों से पैसा किराए के रूप में लिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए क्या क्या होता था। बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना कि हमारे देश का जो बाकी का मीडिया है, बाकी के जो अखबार हैं, आज वो इस खबर की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार के बाद अब बात करते हैं वैचारिक प्रदूषण की। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम पर नक्सली माडवी हिडमा के लिए नारे लगाए गए थे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन बुलाया तो गया था दिल्ली में प्रदूषण का विरोध करने के लिए, लेकिन असल में इसमें जो लोग शामिल हैं ये नक्सली निकले। जांच के बाद अब ये खुलासा हुआ है कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो देश विरोधी टूल किट का एक हिस्सा था। ये अर्बन नक्सलियों की ही एक सुनियोजित साजिश थी और प्रदूषण तो सिर्फ एक बहाना था। शनिवार यानी 29 नवंबर को अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से कुछ ने इस साल फरवरी में एक देश विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लिया था और यह सम्मेलन रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने हैदराबाद में आयोजित किया था। रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन एक नक्सली संगठन है जिस पर वर्ष 1992 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और नक्सली कमांडर बसवराजू सहित कई खतरनाक नक्सली इसी संगठन के सदस्य भी रहे हैं और इसी साल एनकाउंटर में बसवराजू मारा गया था और ये रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन का ही एक सदस्य हुआ करता था। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है इंडिया गेट की जिसमें रवजोत कौर नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगा रही है। देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के उसी सम्मेलन की है। ये सम्मेलन 20 और 21 फरवरी को हैदराबाद में हुआ था और इस तस्वीर में भी आप इसी महिला को देख सकते हैं। यहां आप देख लीजिए, दोनों जगह पर आपको एक ही महिला का चेहरा दिखाई दे रहा है। यह है उसका सबूत। रवजोत कौर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के मंच पर खड़ी होकर क्रांति की बात कर रही हैं, लाल सलाम कर रही हैं और इस समय रवजोत कौर पुलिस कस्टडी में है। इन दोनों तस्वीरों से साफ होता है कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर जो देश विरोधी प्रदर्शन हुआ वो पहले से ही तय था और रवजोत कौर के साथ उनकी एक बहन भी है। इन दोनों बहन जो हैं ये इस प्रकार के देश विरोधी सम्मेलनों में हिस्सा लेती हैं, देश विरोधी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हैं। यहां आप दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं और असल में ये दोनों बहनें हैं। यहां पर आप रवजोत को देख पा रहे हैं, लेकिन अभी रवजोत कौर और हरकीरत कौर जो इनकी दूसरी बहन है, ये दोनों ही पुलिस की कस्टडी में हैं। पर्दे के पीछे कुछ लोगों ने इसकी पूरी तैयारी पहले से ही करके रखी थी और बाकायदा इसके लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक भारत विरोधी एक ही टूल किट काम कर रहा था और सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च जो अभी 2026 में आने वाला है और अब इसमें सिर्फ 4 महीने का समय बचा है और ऐसा लगता है कि नक्सली और अर्बन नक्सल दोनों इस डेडलाइन से बड़े परेशान हैं और वो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक नक्सलियों के लिए प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं जिससे सरकार नक्सलियों के खिलाफ इस कार्रवाई को रोक दे। अब अर्बन नक्सलियों में घबराहट है और इसीलिए अब वो युवाओं को बहकाकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इस समय कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि ये दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और ये वाकई दिल्ली में प्रदूषण से परेशान है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं है, वाकई में दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, लोग वाकई में परेशान हैं, लेकिन ये
दिल्ली की जनता नहीं है, ये दिल्ली के लोग नहीं हैं। ये दिल्ली के लोगों के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर नक्सली यहां पर आ गए हैं और इनकी मंशाएं जब ये नारे लगा रहे थे तो लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट थी। तो असल में ये नक्सली लोग हैं, ये नक्सली नेता हैं, ये जो युवा हैं ये नक्सलवाद फैला रहे हैं चारों तरफ। और इस बार इन्होंने प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन किया और अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए। अब हम पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार पर चोट करेंगे जो पिछले 78 वर्षों से चल रहा है। पीओके हमेशा भारत का हिस्सा है और रहेगा। इसे लेकर पाकिस्तान अपना दुष्प्रचार अक्सर करता रहता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान को बहुत चुभेगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की अदालत ने भी कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने कहा है कि पीओके के साथ किसी भी तरह का व्यापार दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक राज्य के ही अंदर होने वाला व्यापार माना जाएगा। हाई कोर्ट ने यह फैसला उन व्यापारियों की याचिका पर दिया जिसमें वहां के कुछ व्यापारियों ने कहा कि एलओसी पर जो व्यापार हुआ है वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसलिए उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अगर वो यहां भारत से पीओके में कोई सामान भेज रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने व्यापारियों की इस दलील को अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पीओके जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है तो ये एक ही राज्य के दो इलाकों के बीच का व्यापार माना जाएगा और व्यापारियों को जीएसटी से कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक ही राज्य में दो अलग अलग जगहों पर व्यापार कर रहे हैं। पीओके पर हमारी अदालत की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के आधिकारिक स्टैंड पर अब कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है और पीओके पर पाकिस्तान का जो दावा है वो गैर कानूनी था और अब भी है। अब अदालत के इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझिए। हाई कोर्ट ने बता दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और अब यह बात अदालत के दस्तावेजों में भी दर्ज हो गई है। पाकिस्तान ने पिछले 78 वर्षों से पीओके पर कब्जा कर रखा है और हमारी हाई कोर्ट ने यह फैसला देकर पाकिस्तान को एक आईना दिखाया है। भारत के प्रधानमंत्री खुद बार बार ये कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान से जब बात होगी तो सिर्फ पीओके की वापसी पर होगी। देश का बंटवारा होने के बाद से आज तक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है और इसकी वजह हैं दो गलत फैसले। पहला, पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में कबायली लड़ाके भेजकर कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था, जबकि उसी दौरान कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और तब भारतीय सेना पीओके को आज़ाद करा सकती थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चले गए और तभी से पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। और दूसरा, 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी भारत की जीत और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के बाद भारत के पास पीओके को वापस लेने का एक बड़ा मौका था। लेकिन शिमला समझौते में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के बजाय सीज फायर लाइन को ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया, जो एक बहुत बड़ी भूल थी। और यहीं से पाकिस्तान हमारे जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कई ठिकानों को नष्ट भी किया था और अब बीएसएफ का दावा है कि इस समय पीओके में आतंकवादियों के 69 लॉन्च पैड्स मौजूद हैं, जिसमें 100 से 120 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। आज आप बीएसएफ का भी ये बयान सुनिए। The G branch of BSF has also contributed immensely in providing important operational intelligence on movements and activities of terrorist groups and their cadres. Our G unit is keeping a close watch on all the 69 active launching pads along the LOC, where around 100 to 120 terrorists have been waiting to infiltrate. Simultaneously, various training camps of terrorists are also scrutiny of our int wing. अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की शादी में लेकर चलेंगे और इस शादी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के 62 वर्ष के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अपनी पार्टनर 46 वर्ष की जोडी हिडन से 29 नवंबर को शादी कर ली और इन दोनों की उम्र में 16 वर्षों का अंतर है और वो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शादी की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेजिडेंस पर यह शादी हुई और इस शादी की तारीख
सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से गोपनीय रखी गई थी। इसमें लगभग सिर्फ 60 मेहमानों को बुलाया गया था। तो सोचिए, बहुत ही छोटी लो की शादी थी जिसमें सिर्फ 60 लोगों को बुलाया गया। कोई शोर शराबा नहीं था, मीडिया की भीड़ नहीं थी और एक बहुत ही शांत माहौल में प्रधानमंत्री अल्बनीज और जोडी हिडन ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बधाई दी है और अब आप इस शादी की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। एंथनी अल्बनीज की पहली शादी से उनका एक बेटा है और उनका बेटा भी इस शादी में शामिल हुआ। और एंथनी अल्बनीज और जोडी हिडन ने फरवरी 2024 में वैलेंटाइंस डे के मौके पर सगाई की थी। जोडी हिडन एक बैंकर हैं और वो लगभग 20 वर्षों से फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही हैं। और एंथनी अल्बनीज से उनकी पहली मुलाकात वर्ष 2020 में मेलबर्न में एक डिनर के दौरान हुई थी और इस मुलाकात के बाद ही जोडी हिडन अल्बनीज को पसंद करने लगी थी। और फिर अगले ही साल 2021 में एंथनी अल्बनीज एक कार दुर्घटना का शिकार हुए थे और तब जोडी हिडन ने उनका बहुत ख्याल रखा था। और फिर वर्ष 2022 और 25 में एंथनी अल्बनीज के इलेक्शन कैंपेन में भी उनकी मित्र जोडी हिडन ने उनकी बहुत मदद की थी। यानी वो हर सुख दुख में, हर चुनौती में उनके साथ खड़ी रही। दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख ने अपने पद पर रहते हुए शादी की हो। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 80 वर्ष के नेल्सन मंडेला ने 52 वर्ष की ग्रासा मशेल से वर्ष 1998 में शादी की थी और इन दोनों की उम्र में तब 28 साल का अंतर था। अमेरिका के 49 वर्ष के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने वर्ष 1886 में 21 वर्ष की फ्रांसिस फोल्सम से व्हाइट हाउस में शादी की थी और तब दोनों की उम्र में 28 साल का अंतर था। इसी प्रकार से फ्रांस के 53 वर्ष के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने राष्ट्रपति रहते हुए वर्ष 2008 में अपनी दूसरी शादी 40 वर्ष की कार्ला ब्रूनी से की थी और इनकी उम्र में तब 13 वर्ष का अंतर था। और फिनलैंड की 35 वर्ष के प्रधानमंत्री सना मारिन ने प्रधानमंत्री रहते हुए ही 36 वर्ष के एक फुटबॉलर और बिजनेसमैन मार्कस रेकोनेन से वर्ष 2020 में शादी की थी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती और ये बात एंथनी अल्बनीज और जोडी हिडन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, फिट बैठती है। 60 की उम्र पार करने के बाद भी प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अपने वैवाहिक जीवन की एक नई शुरुआत की है और ये दिखाता है कि व्यक्तिगत खुशियां जीवन के किसी भी मोड़ पर मिल सकती हैं और व्यक्तिगत खुशियों को और राजनीति को अक्सर अलग रखना चाहिए, चाहे आप एक आम इंसान हैं, एक आम नागरिक हैं देश के, या फिर किसी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि धर्मेंद्र की सूनी अंतिम यात्रा के बारे में उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने क्या कहा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं।
ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आपको याद होगा, हमने 24 नवंबर को 89 वर्ष के अभिनेता धर्मेंद्र की मौत के बाद आपको बताया था कि उनका अंतिम संस्कार कितना सूना रहा और बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा बड़ी सूनी रही और धर्मेंद्र के फैंस उन्हें आखिरी बार देख नहीं पाए। इसकी वजह से वो निराश थे और लगातार वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों किया। फैंस के तमाम सवालों का जवाब अब खुद धर्मेंद्र की पत्नी और लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने कुछ हद तक दिया है। हेमा मालिनी ने UAE के एक फिल्म मेकर हमाद अल रियामी को धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में हुई जल्दबाजी की वजह बताई है। तो देखिए, ये जो मुलाकात है इन दोनों के बीच, ये UAE के जो फिल्म मेकर हैं, ये इनकी मुलाकात धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद 27 नवंबर को हेमा मालिनी से हुई और रियामी ने हेमा मालिनी से मुलाकात के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अरबी भाषा में एक नोट शेयर किया है। तो वो हेमा मालिनी से मिलने गए क्योंकि वो धर्मेंद्र के बड़े फैन हैं और इस दौरान हेमा मालिनी से इनकी बात हुई होगी। अब हेमा मालिनी ने जो कुछ बताया है वो सब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है। तो रियामी ने जो लिखा है उसके मुताबिक हेमा मालिनी ने उन्हें बताया कि धर्मेंद्र कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें बीमार, कमजोर या दर्द में देखें, उन्हें कमजोर स्थिति में देखें। वो अपनी तकलीफ सबसे छिपा लिया करते थे, यहां तक कि वो अपने बेहद करीबी रिश्तेदारों को भी अपना दर्द और परेशानी कभी बताते नहीं थे। हेमा मालिनी ने रियामी को यह भी बताया कि काश वो आखिरी समय में धर्मेंद्र के साथ होती तो वो और उन्हें देख पाती। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि धर्मेंद्र के फैंस उनका आखिरी बार दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद इस प्रकार के जो फैसले होते हैं वो परिवार लेता है और परिवार ने ये फैसला लिया कि उनका अंतिम संस्कार परिवार और कुछ बहुत ही करीबी लोगों की मौजूदगी में संपन्न होगा, ऐसा हेमा मालिनी ने उन्हें बताया है। हमाद अल रियामी को देओल परिवार का भी बहुत करीबी माना जाता है। कुछ महीने पहले वो सनी देओल से भी मिले थे और ये फोटो और वीडियोस भी उन्होंने शेयर किए हैं अपने इंस्टाग्राम पर। और रियामी UAE के एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, फिल्म क्रिटिक भी हैं और एक फिल्म मेकर भी हैं। और अब आखिर में डिकोड की डाक के बारे में आपको बताते हैं। डिकोड की डाक में आपका स्वागत है। और आज हमें कई दर्शकों ने अपने हाथ से लिखकर चिट्ठियां भेजी हैं। हमने काफ़ी दिनों से उनकी चिट्ठियां नहीं ली हैं, लेकिन आज हमारे पास समय है और मैं आपको आज, देखिए, आज मैं आपके लिए एक बड़ी स्पेशल चिट्ठी लेकर आया हूं। देखिए, ये जगदीश प्रसाद सिंह हैं, उनकी चिट्ठी है और ज़रा इनकी लिखाई देखिए आप, कितनी सुंदर इन्होंने चिट्ठी लिखी है। आपको ऐसा लगेगा कि हाथ से कोई मोतियों जैसे अक्षर कैसे लिख सकता है, ये आप देखिए। ये जगदीश प्रसाद सिंह हैं और ये कहते हैं कि मैं डिकोड का नियमित दर्शक हूं और आपकी प्रस्तुति की भाषा शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। फिर देखिए, ये आगे लिखते हैं, मैं सामान्य हिंदी से विज्ञान का छात्र था, जिससे मेरी कविताएं सामान्य हिंदी भाषा में हैं। मैं अपनी कविताओं को लोगों तक नहीं पहुंच पाया, कारण कि मैं ओडिशा प्रांत के कटक के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं और हिंदी कविताओं को लोगों तक पहुंचाने में यहां पर कठिनाई आती है। आपको अपनी कविताओं में से एक डिकोड कार्यक्रम में भेज रहा हूं। आशा है कि यह कविता आपको पसंद आएगी और आप इसे संभव होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और
ये इन्होंने लिखा है। और देखिए खास बात ये है जो इन्होंने नीचे लिखा है, मेरी उम्र 70 के पार है। पत्र में कोई शब्द या वाक्य आपको नापसंद हो तो क्षमा चाहता हूं। देखिए तो दर्शक हमारे कितना प्यार भेजते हैं इन चिट्ठियों के जरिए, आप देख लीजिए। और ये हमारे जो दर्शक हैं 70 के पार इनकी उम्र है, 70 से ज्यादा वर्ष। और इन्होंने कुछ कविताएं भेजी हैं, वो मैं आपको अलग से सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि कविताएं इन्होंने अपनी भेजी हैं। ये देखिए, ये सारी कविताएं भी भेजी हैं जो ये चाहते हैं कि हम डिकोड में शेयर करें। एक इनकी कविता है हिंदुत्व के बारे में, एक है जो मेरे देश के जवान हैं, देश के जवानों के बारे में इन्होंने कविता लिखी है। और अपनी सेना तुझे सलाम, ये कविता भी उन्होंने हमें भेजी है। और कितने सुंदर ढंग से आप देखिए, दूरदर्शन का पता भी इन्होंने लिखा है और यहाँ इस प्रकार से ये चिट्ठी भेजी है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इनकी कविता आप तक शेयर करूं। एक और जल्दी से मैं आपको बताता हूं, देखिए ये एक और चिट्ठी है जो हमारी एक दर्शक ने भेजी है। देखिए ये भी कितनी सुंदर हाथ से लिखी हुई है। मेरा नाम रेणुका साहू है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूं और आपका शो डिकोड मैं और मेरा परिवार बहुत उत्साह से देखते हैं। और ख़ास तौर पर ये कहती हैं कि मेरे पापा एक राजमिस्त्री हैं, लेकिन वो भी आपका शो ज़रूर देखते हैं। वो ये कहती हैं कि आपको जो ज़िंदगी का विचार है, डिकोड ज़िंदगी में जो आप विचार देते हैं, वो आप रोज़ दीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा उस विचार को अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। ये इस 12वीं कक्षा की छात्रा ने लिखा है। और एक चिट्ठी मैं आपको और आखिरी चिट्ठी दिखाता हूं। ये रामेश्वर शाह हैं, पूर्वी चंपारण बिहार से इन्होंने चिट्ठी लिखी है। ये देखिए, ये भी कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है इनकी। और ये लिखते हैं कि ये डिकोड के नियमित दर्शक हैं, रोज देखते हैं। मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूं कि 80 के दशक में उर्दू सर्विस रेडियो स्टेशन पर एक प्रोग्राम यादें बन गई गीत आया करता था। यदि संभव हो तो किसी FM चैनल पर इसे दोबारा प्रसारित किया जाए। तो देखिए कितनी पुरानी बात ये कर रहे हैं। 80 के दशक में यादें बन गई गीत कार्यक्रम उर्दू स्टेशन पर आता था। फिर इन्होंने आगे लिखा है, एक अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। गहरे प्रेम के साथ रामेश्वर शाह, पूर्वी चंपारण, बिहार। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथ से जब आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें इतना सारा प्यार आप भेजते हैं हमारे लिए, और आपका ये जो प्यार है ये हमें उत्साहित करता है और ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम आपके लिए बनाने में। तो अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल
जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दें, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और संसार में जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त होता है वो भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त होता है वो सौभाग्यशाली होते हैं। नमस्कार।